हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गेट स्टडी पॉइंट में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित और लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर का यह वीडियो जो प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आ गए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए पैसेक्स का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिया और रूस, बी इंडिया और जापान, सी इंडिया और अमेरिका या फिर डी इंडिया और चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया और जापान। दोस्तों, पैसेक्स यूएस नेवी की एक शब्दावली है जिसका अर्थ होता है एक पासिंग एक्सरसाइज। इसमें दो देशों की नौसेना आपस में युद्ध अभ्यास करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं ताकि आने वाले समय में मानवीय राहत के समय या युद्ध के समय कोऑर्डिनेट कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। तो ये युद्ध अभ्यास 13 जून को अंडमान सागर में भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में अंतर संचालियता बढ़ाने और द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए संपन्न हुआ। इसमें भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस पुलिस और जापानी नौसेना की ओर से जेएस कासिम एवं जेएस सेतुयुकी ने हिस्सा लिया। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। आपके ऑप्शंस हैं ए गेबी एस्केनाजी, बी बेनी गेट्स, सी नितिन होरोविट्ज या फिर डी नेफ्ताली बेनेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेफ्ताली बेनेट। दोस्तों, नेफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व इजराइल के प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू और इनका शासनकाल बड़ा ही लंबा रहा। इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ 1999 में ली और 12 साल के बाद यानी 2021 में इनका शासन समाप्त हो गया। तो अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट और इनका जन्म 25 मार्च 1972 को हेफा इजराइल में हुआ। दोस्तों, हेफा इजराइल की तीसरी सबसे बड़ी शहर है जो जेरूसलम और तेल अवीव के बाद आती है और इनकी राष्ट्रवादी पार्टी का नाम है यामीना, जिसने मार्च के चुनाव में संसद के 120 सदस्य में से केवल 7 सीटें ही जीती। तो नेफ्ताली बेनेट का जो कैरियर है दोस्तों, सैन्य कर्मचारी से शुरू हुआ, बीच में वे बिजनेसमैन के रूप में जारी रहा और वर्तमान में एक सफल राजनेता के तौर पर जारी है। दोस्तों, उन्होंने 1990 से 96 में इजराइल रक्षा बल में मेजर के पद पर अपनी सेवा दी। 1999 से 2005 में इजराइल कंपनी जो सैल्यूटो है उसके सीईओ के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर 2006 में शुरू किया और 2013 से 15 तक वह अर्थव्यवस्था मंत्री, धार्मिक सेवा मंत्री, 2013 से 19 तक प्रवासीय मामलों के मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने 2015 से 19 तक शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है और 2019 से 2020 तक रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है और वर्तमान में वो इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, आधिकारिक भाषा वहां पे यहूदी बोली जाती है और राष्ट्रपति है वहां के रेनिवेन रिवालिन और इसकी मुद्रा है नई शेकेल। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का वह कौन सा पहला देश है जिसने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शन है ए वेनेजुएला, बी पेरू, सी ब्राजील और या फिर डी बोलिविया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। दोस्तों, हम लोग पहले आर्टेमिस का अर्थ जानेंगे, उसके बाद आर्टेमिस समझौते को देखेंगे। तो इसका अर्थ होता है, यह एक यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है चंद्रमा की देवी और इसे अपोलो की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आर्टेमिस कार्यक्रम को। आर्टेमिस मिशन की घोषणा 2020 में नासा के द्वारा
आधिकारिक तौर पर दी गई थी और इसका उद्देश्य है चांद पर फिर से मनुष्यों को भेजना। यह मिशन केवल चांद तक सीमित नहीं है, यह ब्रह्मांड में और भी कई खगोलीय पिंड जैसे मंगल के लिए भी भविष्य में निर्देशित की गई है। इसका लक्ष्य 2024 तक चंद्रमा के उन जगहों पर जाना है जहां पहले कोई नहीं गया हो, जैसे चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव इत्यादि। इस लक्ष्य में पहली महिला और अगला पुरुष, देखिए मैं यहाँ पर अगला पुरुष से मेरा मतलब है कि नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर जाने वाला अगला पुरुष को शामिल किया गया है, जो चांद के इन जगहों पर उतरेगी। तो यह मिशन नासा के द्वारा उठाया गया पहला कदम है, जो चंद्रमा पर एक अस्थायी उपस्थिति स्थापित करना चाहती है। इसके तहत 10 जनवरी 2020 को भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा चारी को नासा के ऑप्टिमिस्ट मिशन के लिए चुना गया था। और मैंने पहले भी कहा था कि यह मिशन केवल चांद तक नहीं है, यह मिशन 2030 में, इस मिशन के जरिए 2030 में मंगल पर मानव अन्वेषण मिशन को इसके दौरान लक्षित किया गया है। तो चलिए अब हम लोग आर्टेमिस समझौते को जानते हैं। आर्टेमिस समझौता का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के स्पेस एजेंसी और निजी क्षेत्रों के स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सिद्धांतों को तय करना है। ये सिद्धांत क्या होंगी? तो आउटर स्पेस का उपयोग करने, स्पेस एक्सप्लोरेशन को नियंत्रित करने और स्पेस मिशन का संचालन करने में एक दूसरे का सहयोग करना। यह समझौता पूरी तरह से पारदर्शी है और अबाध्य समझौता है। अबाध्य से हमारा मतलब यह है कि इस समझौते पर किसी भी देश को हस्ताक्षर करने के लिए किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं किया जा रहा, जो 1967 के आउटर ट्रीटी के सिद्धांत पर आधारित है। ब्राजील इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 12वां और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पहला देश बन गया है। अब तक इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, कोरिया, गणराज्य, उसके बाद न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, यूक्रेन और ब्राजील शामिल हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक बात बताइएगा कि क्या नासा अपने इन मिशनों के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है? तो आपको बता दूं कि नासा का जो स्पेस एजेंसी है वह विश्व की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है। नासा का एनुअल बजट लगभग 20.7 बिलियन डॉलर है। तो वह वैज्ञानिक हो या फिर टेक्नोलॉजी हो या फिर आर्थिक हो, वह पूरी तरह से सक्षम है। तो फिर यह समझौता किस लिए? गौर करने वाली बात यह है कि यह समझौता उसके मिशन या किसी और भी देश के मिशन के साथ सहयोग देने के लिए तो बस नाम मात्र का है। यह समझौता तो है कि आप स्पेस का दुरुपयोग ना कर सके, जैसे कि कोई भी देश बाहरी अंतरिक्ष पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। वह अपने देश में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु बाह्य अंतरिक्ष पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। सभी देश बाह्य अंतरिक्ष का केवल शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चांद एवं दूसरे ग्रहों पर किसी भी तरह की सैनिक केंद्रों की स्थापना नहीं की जाएगी। अंतरिक्ष में परमाणु हथियार और सामूहिक विनाश के लिए दूसरे अंतरिक्ष से हथियार से लैस उपग्रहों को प्रक्षेपित नहीं किया जाएगा। तो अभी तक भारत, रूस और चीन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को इस समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए या नहीं? अगर आपको जो लगता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में समुद्र में प्रौद्योगिकी विकास के लिए किस मिशन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है ए महासागर सर्वेक्षण और खनिज संसाधन, बी
महासागर अनुसंधान पोत, सी डीप ओशन मिशन, या फिर डी जलवायु परिवर्तन अनुसंधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डीप ओशन मिशन। दोस्तों, इस मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित किया गया और बुधवार को कैबिनेट ने इसे मंजूर कर लिया। इस मिशन के तहत संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाया जाएगा और समुद्र के संसाधन के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाएगा। दोस्तों, यह मिशन अधिक गहरे समुद्र में जैव विविधताओं का अध्ययन करने के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण परिवर्तनों को नोटिस करेगी और डीप सी सर्वेक्षण के तहत महासागर में जीव विज्ञान के लिए एक उन्नत समुद्री स्टेशन को स्थापित करेगी और मिशन के हिस्से के रूप में थर्मल ऊर्जा का पता लगाने के लिए एक अपतटीय महासागरीय स्टेशन को भी निर्माण करेगी। यह मिशन नील अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करेगी। इस मिशन में 5 साल के लिए आवंटित लागत 4077 करोड़ रुपए है, जो चरणों में खर्च किया जाएगा। जैसे पहले साल में यानी 2021 से 2024 यानी पहले चरण में 3 साल के लिए अनुमानित लागत 2823.4 करोड़ रुपए आका गया है और इस मिशन का जो कार्यालय होगा यानी नोडल कार्यालय वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाया जाएगा। माना जाता है कि अब तक ऐसे 5 देश हैं जिन्होंने ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि अमेरिका हुआ, रूस हुआ, फ्रांस हुआ, जापान हुआ और चीन हुआ। लेकिन अब इस मिशन को मंजूरी देने के बाद भारत इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे जुड़ गया है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा जारी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान किस खिलाड़ी का है? आपके ऑप्शन है ए स्टीव स्मिथ, बी विराट कोहली, सी जो रूट या फिर डी केन विलियमसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टीव स्मिथ। दोस्तों, स्टीव स्मिथ ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को पछाड़ते हुए पहला स्थान ग्रहण किया है, जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन दूसरे स्थान पे हैं और विराट कोहली जो रूट के 1 अंक नीचे खिसकने की वजह से चौथे स्थान पे आ गए हैं, वो पहले 5वें स्थान पे थे। तो आइए हम लोग देखते हैं ये लिस्ट, जिसमें टेस्ट का जो बैटिंग का रैंकिंग है वो आपके सामने है, फिर बॉलिंग का रैंकिंग आपके सामने है और ऑलराउंडर का रैंकिंग आप सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, WHO ने किस भारतीय को तकनीकी सलाहकार समूह का सदस्य नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए अरविंद अडिंगा, बी जीत थाइल, सी अमित चौधरी या फिर डी मुकेश शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुकेश शर्मा। दोस्तों, मुकेश शर्मा IIT कानपुर के सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और उन्होंने अपनी PhD की पढ़ाई कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से पूरी की है। वे वायु प्रदूषण के विशेषज्ञ भी हैं और WHO के सलाहकार समूह का हिस्सा होंगे, जो 194 देश यानी 194 सदस्य जो WHO के सदस्य देश हैं, उनके प्रतिनिधि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए इनके साथ इनकी नीतियों पर मदद करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले तकनीकी सलाहकार समूह के बारे में जानते हैं। तकनीकी सलाहकार समूह WHO का सलाहकार निकाय है
जो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य के मुद्दों के क्षेत्रों में WHO के प्रयासों और काम करने के समर्थन के लिए मार्गदर्शन करती है। यह दूसरे देशों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता भी करती है। तो आप कहेंगे कि किस प्रकार के लक्ष्य? तो दूसरे देशों के प्रदूषण और वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करवाने में मदद करती है। मुकेश शर्मा 194 सदस्य राज्यों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हस्ताक्षर और नीति पर WHO के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए 2021 का नाटो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए नीदरलैंड, बी जर्मनी, सी बेल्जियम या फिर डी ऑस्ट्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। दोस्तों, ये जो बैठक थी यह 31वीं बैठक थी जो नाटो के सदस्य देश यानी 30 जो सदस्य देश हैं उन्होंने 2021 के बैठक में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हिस्सा लिया था। यह बैठक खास तौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा के दौरान एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। इस आयोजन के एजेंडा को साफ साफ तौर पर दर्शा दिया गया कि नाटो राजनीतिक परामर्श और समाज की तन्यता को मजबूत करेगा, रक्षा और प्रतिरोध को मजबूत करेगा और तकनीकी बढ़त को तेज करेगा और 2022 में शिखर सम्मेलन के लिए अपनी अगली राजनीतिक अवधारणाओं को विकसित भी करेगा। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि एक नई साइबर रक्षा नीति पर सहमत होना पड़ेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साइबर के पास अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत तकनीकी क्षमताएं और राजनीतिक परामर्श और उनकी सैन्य योजनाएं क्या-क्या होंगी। और तो और एक व्यापक पहल 2023 का एजेंडा को साफ तौर पर दर्शा दिया गया कि इस चुनौती का सामना करने के लिए कौन कौन सा देश अपने सहमति के लिए तैयार है। तो चलिए हम लोग एक नजर नाटो की ओर भी देते हैं। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और इसके सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल स्टूड पीच और इसका वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 30 है और इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन 2021 में 53 केजी के कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शन हैं ए पूजा ढांगा, बी विनेश फोगाट, सी बबीता फोगाट या फिर डी अलका तोमर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विनेश फोगाट। दोस्तों, विनेश फोगाट 26 वर्षीय महिला रेसलर है जिन्होंने पोलैंड ओपन 2021 में 53 केजी के कैटेगरी में यूक्रेन की रेसलर क्रिस्ताना बेरोजा को 8-0 से हराया है। यह इनके सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले इन्होंने मार्च में माटो पेलिकॉन इवेंट में और अप्रैल में एशिया चैंपियनशिप में अपना पहला और दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट ने इस मैच में अपना अंक डबल लेग अटैक के माध्यम से अर्जित किया, जबकि बेरेजा ने इस मैच में अपने आप को रक्षात्मक ही रखा है, जो कि बेरेजा 2019 के यूरोपीय रजत पदक विजेता रह चुकी हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, रामायण में आर्य सुमंत का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है?
आपके ऑप्शन है ए संजय जोग, बी अरविंद त्रिवेदी, सी चंद्रशेखर वैद्य या फिर डी समीर राजदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर वैद्य। दोस्तों, चंद्रशेखर वैद्य का जन्म 1923 को हैदराबाद में हुआ और इन्होंने अपने करियर में 110 से भी ज्यादा फिल्में की है, परंतु 1964 में आई फिल्म चा 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 और 1966 में आई फिल्म स्ट्रीट सिंगर में इन्होंने निर्देशन किया है। जब ये 98 वर्ष के हुए तो 16 जून यानी 2021 को यानी बुधवार को इनका निधन हो गया और इनका निधन इनके उम्र संबंधित दिक्कतों की वजह से हुआ है, क्योंकि ये 98 वर्ष के थे। दोस्तों, इन्होंने सिंटा एसोसिएशन का भी गठन किया था। तो चलिए, हमारी ओर से चंद्रशेखर वैद्य को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट यानी मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 15 जून को, बी 16 जून को, सी 17 जून को या फिर डी 18 जून को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17 जून को। दोस्तों, मरुस्थलीकरण और सूखे का विश्व दिवस एक संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का अवलोकन है जो प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए के द्वारा 30 जनवरी 1995 में की गई थी। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तरीकों पर प्रकाश डालना है और सूखे से उभरना है। 2021 के मरुस्थलीकरण और सूखे दिवस का थीम है कि नवीनीकृत भूमि को स्वस्थ भूमि में यानी जो बंजर भूमि है उसको हरे भरे भूमि में बदलने पर ध्यान केंद्रित करना। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको किसी भी प्रश्न के रिगार्डिंग कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गेट स्टडी पॉइंट, ताकि भविष्य में हम आप तक इस प्रकार की वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।